तो पोटेंशियोमीटर जो है काफी ज्यादा कंट्रोल्स में यूज किया जाता है, तो इस वजह से जो है हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के जो है दो एप्लीकेशन हैं। कल हमने एक एप्लीकेशन देखा भी था, दोनों इनफैक्ट यूज किए थे, बट इसको हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली जैसे मैंने तीन टर्मिनल डिवाइस बोला था, ये बेसिकली तीन टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन टिंकरकैड में इसको टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, तो हम टिंकरकैड की टर्मिनोलॉजी फॉलो कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। इसको टिंकरकैड टर्मिनल 1 कहता है, इसको टिंकरकैड टर्मिनल 2 कहता है, और बीच का जो टर्मिनल है उसको टिंकरकैड वाइपर कहता है। ठीक है, जिसको टर्मिनल 2 कहना चाहिए, इसको टर्मिनल 2 को टिंकरकैड वाइपर कहता है। तो पोटेंशियोमीटर को हम दो मोड में यूज कर सकते हैं। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियोमीटर के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट, वेरिएबल वोल्टेज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन है, फर्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टर, सेकंड इज वेरिएबल वोल्टेज। तो ये किस तरीके से एज ए वेरिएबल रेजिस्टर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक एंड पे टर्मिनल 1 रखें और दूसरे एंड पे जो है वाइपर रखें, या फिर दोनों में से कोई एक यूज होगा, दोनों आप एक साथ नहीं यूज कर सकते एज ए वेरिएबल रेजिस्टर, या तो एक एंड पे टर्मिनल 2 हो या एक एंड पे वाइपर हो, तो वाइपर इज कंपलसरी। ठीक है, वाइपर जो है आपका वो कंपलसरी है, और टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये अगर दो एंड यूज करेंगे तो जो पोटेंशियोमीटर है वो एज अ वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करेगा, राइट। तो जो पोटेंशियोमीटर है वो वेरिएबल रेजिस्टर्स की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, सो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम समझ लेते हैं। इनफैक्ट हाँ, तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारा वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेजेस हमको मिल सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल सभी हमने 11th-12th में तो कम से कम पढ़ा ही पढ़ा है, बट फिर भी कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा एक बार स्लाइड्स शेयर कर दूं। तो इसमें जो है बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होते हैं, R1 एंड R2, और R1 के अक्रॉस हमारा फुल वोल्टेज होता है, राइट। तो अगर हम ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, तो V = IR जो फॉर्मूला है इससे हमें पता है कि इससे जो करंट जाएगा वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, मतलब V in = I into R1 plus R2, ये आपका फॉर्मूला फॉलो होगा। तो जो I होगा, जो करंट होगा, वो हो जाएगा आपका बेसिकली जो आपका करंट होगा वो हो जाएगा V in / R1 plus R2। अब हमें इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, तो ये पॉइंट का वोल्टेज जो है वो हमेशा हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम मेजर करेंगे इसको, तो बेसिकली जो है हमें V आउट जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम जो वोल्टेज है वो बेसिकली रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस देख रहे हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज देखना होता है तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, V into current to that resistance and value of that resistance and multiply कर देंगे। तो हमारा करंट है V in / R1 plus R2, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R2। तो बेसिकली जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, V out = V in into R2 upon R1 plus R2। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हम R2 लेते हैं, R2 जो है ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, R1 नहीं लेते, क्योंकि जो वोल्टेज हम निकालते हैं हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड या नेगेटिव। तो मैं जो ग्राउंड बोलूंगा उसका मतलब नेगेटिव होगा। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ग्राउंड को हम नेगेटिव बोलते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, बहुत सारी चीजों में अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है। जो अभी है हम जो यूज कर रहे हैं उसमें R2 का ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। एक बार फिर से स्लाइड को शेयर करता हूं। हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है उसमें दो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, R1 एंड R2, और जो है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये दोनों जब सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारा जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज हम इस पूरे के अक्रॉस दे रहे हैं। तो हमारा जो करंट होगा वो उस फॉर्मूले से आएगा, V = I into R1 plus R2। देन तो हमारा जो करंट हो जाएगा जो इस पूरी ब्रांच से जा रहा है, क्योंकि एक सिंगल ब्रांच है उसका और कोई रास्ता नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस दोनों में करंट सेम होगा। तो जो करंट होगा दैट इज V in upon R1 plus R2। हमें V out निकालना है, तो जो V out है दैट इज बेसिकली जो है हमारा R2 के अराउंड होगा। तो R2 into करंट थ्रू दिस ब्रांच विच इज I। तो हमारा जो वोल्टेज आएगा दैट इज V in / R1 plus R2 इज द करंट into R2। तो पूरा आपका जो आ जाएगा दैट इज V in into R2 upon R1 plus R2। इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल से आपको यहाँ पे अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे। नाउ अगर हम इस वोल्टेज डिवाइडर में जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, अगर हम रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखें, ठीक है,
अगर हम इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंटर हम कहीं भी रोटेट कर रहे हैं तो R1 और R2 की वैल्यू हर समय चेंज हो रही है, लेकिन जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो टोटल वैल्यू है R1 प्लस R2 वैल्यू वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये लेंथ तो फिक्स है आपकी, दोनों टर्मिनल के बीच की जो लेंथ है वो तो फिक्स है आपकी। इस वजह से जो है जो टोटल करंट है आपका वो जो टोटल रेजिस्टेंस है आपका वो फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से जो ये पूरा जो आपका हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, और ये पॉइंटर से जो है हम R1 और R2 को चेंज कर रहे हैं। बट तो अब अगर हम यहाँ वोल्टेज V आउट निकालना चाह रहे हैं तो V आउट इज इक्वल टू V इन इंटू R2, जो ये वाला रेजिस्टेंस होगा जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो अगर इस पॉइंटर को आप टर्मिनल 1 की तरफ लेके जाएंगे तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा, अगर इस पॉइंटर को आप टर्मिनल 2 की तरफ लेके जाएंगे तो आपका वोल्टेज घटेगा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो कार में एक्सीलरेटर होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात कर रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट इधर कनेक्टेड होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑफ स्टेट में होता है। अब जैसे ही इस पे पैर रखते हैं या हाथ से उसको रोटेट करते हैं वो थोड़ा आगे जाता है, जिससे थोड़ा वोल्टेज होता है, और वो वोल्टेज जो है कंट्रोलर के इनपुट में जाता है, सॉरी कंट्रोलर के इनपुट में जाता है, जिसमें बेसिकली मेरे कंट्रोलर को पता चलता है इसको किस स्पीड पे चलना है, और फिर कंट्रोलर हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट करता है। इस तरीके से आपके पोटेंशियोमीटर का यूज है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चंस है तो। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव ऑन एंड कंटिन्यू अवर एक्सपेरिमेंट। तो जहां तक मुझे याद है कल तक हमने मोटर की स्पीड पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल की थी, राइट। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं, और आज हम एक लाइट सेंसर को यूज करते हैं कि किस तरीके से लाइट सेंसर की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग वोल्टेजेस में कैसे चेंज होती है, वो हम आज देखते हैं। Okay, so let's start our new circuit. I hope everyone is able to see my window. Okay, great. तो अब हम जो है एक इंटरेस्टिंग सेंसर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लाइट सेंसर, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो लाइट के साथ साथ चेंज होती जाती है। तो उस सेंसर का नाम है फोटो रजिस्टर। तो चलिए हम उस फोटो रजिस्टर को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर फोटो रजिस्टर के साथ हमें रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, तो हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, और हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लेंगे से 9 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम 9 ले लेते हैं। इस 9 वोल्ट बैटरी को जो है हमें रोटेट कराना है। तो आपका जो फोटो रजिस्टर होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, किसी में भी पॉजिटिव और किसी में भी नेगेटिव यूज कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फोटो रजिस्टर के एक टर्मिनल में जो है पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव में जो है मैंने कनेक्ट कर दिया। और फोटो रजिस्टर के साथ यूजुअली जो हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो 10 किलो ओम का यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन नाउ वी विल टेक अ मल्टीमीटर, और यहाँ पे हम पॉजिटिव को बीच में हम यूज करेंगे, बीच वाले टर्मिनल से हम यूज करेंगे, और नेगेटिव को जो है हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो अब इसमें बेसिकली जो है
जब हम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे, जब इस आप फोटो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि भी लाइट डार्क है, तो जब लाइट नहीं होती तो आपको बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है, और जैसे जैसे आपकी लाइट बढ़ती है तो आपका वोल्टेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। अब इसमें वेरिएशन है, जो 10 किलो ओम रजिस्टर जो है वो फोटो रजिस्टर पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मैंने थोड़ी सी लाइट दे दी तो अचानक से मेरा 5 वोल्ट हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फोटो रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। कम करना है कि ज्यादा करना है ये मैं आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप बेटर यही है कि इसके फॉर्मूले में जाने के बजाय आप हिट एंड ट्रायल करें। दैट इज बेटर, बिकॉज वो इजी पड़ता है, फॉर्मूले में जाने में आपको काफी समझना पड़ेगा। तब जैसे जैसे कम वैल्यू करेंगे वो इसमें वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, मतलब हमें इसकी जो वैल्यू है वो इसके आसपास रखनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे मुझे अलग अलग वोल्टेज मिल रहे हैं, तो इन अलग अलग वोल्टेज को हम प्रोग्रामिंग से, जो हम आगे देखेंगे, चेक कर सकते हैं। और इस प्रोग्रामिंग की मदद से जो है हम फिर अपने कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो मैं अगेन सभी को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को आप कीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा अपना सेटअप भी कर लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक मोबाइल से वो सेट नहीं हो पाया। तो प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन और माइक को 2 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, तब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को प्लीज कर लीजिए। तो अब तक जो है आई थिंक 4 स्टूडेंट्स ने कर लिया है, बाकी भी फटाफट कर लीजिए।
केशव, सेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने एक सिमुलेशन भी दे दिया है, तो अगर आपने इसको कंप्लीट कर दिया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक मेनी हैव डन। फिर भी मुझे यहाँ पे बहुत कम नाम दिख रहे हैं, आई थिंक हार्डली 5-10 हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको कंटिन्यू करें। चले, तो अभी अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। सो आई जस्ट started my mobile also, so now I can see the chats also. नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो हम एकदम सिमिलर लाइंस पर है, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो है गैस सेंसर को यूज करेंगे। तो लेट्स गो टू द गैस सेंसर। तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे कल कहा था कि सर आप गैस सेंसर बिल्कुल बताइएगा, तो मैं आपको गैस सेंसर बता देता हूँ। ओके, ग्रेट। तो तो ये हमारा, पहले हम गैस सेंसर के वर्किंग को समझते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम जस्ट बेसिक लेवल पे सारे सेंसर्स की, जितने सेंसर्स को हम समझ सकते हैं उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गैस सेंसर की हम जब बात करते हैं तो ये CO2 सेंसर भी हो सकता है, ये आपका LPG सेंसर भी हो सकता है, ये आपका मतलब NO2, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं। तो ये देखिए सेंसर्स जो है, अभी हम आगे देखेंगे जब हमारे प्रैक्टिकल सेशन थोड़ा आज का कंप्लीट होगा, तो कि सेंसर्स 3 टाइप के होंगे। एक डिजिटल सेंसर, एक एनालॉग सेंसर और एक अदर्स काइंड ऑफ सेंसर्स। तो डिजिटल और एनालॉग को यूज कैसे हम करेंगे वो भी हम सीखेंगे, और अदर्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के आते हैं, और उसमें मोस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड है उसका बहुत ज्यादा मेकाट्रॉनिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिंपल है उसके बारे में हम देखेंगे। Chitrans is spoken, sir, where is photo register is used? So it's photo resistor. तो फोटो रेजिस्टर इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटीज। ठीक है, तो इसको अपन अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सोलर पैनल, मैंने आपको बताया, तो सोलर पैनल में अगर आप सोलर ट्रैकर बनाना चाहते हैं, राइट, कि आपका जो सोलर पैनल है वो सनलाइट सीधी रेज जो आती है उस पर हमेशा रहे, तो उससे आपके जो सोलर पैनल की जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। तो इस टाइप का अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप फोटो रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और एप्लीकेशन है। तो हम जरा एक गैस सेंसर की वर्किंग थोड़ा समझ लेते हैं। तो गैस सेंसर 6 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें A1, A2 और B1, B2 इंटरनली शॉर्ट रहते हैं। अब इसको ऐसे ही बनाया गया है, वैसे जरूरत तो नहीं थी कि आप इसको अलग अलग टर्मिनल दें, बट इसको ऐसे ही बनाया गया है कि हम 6 टर्मिनल बनाए। तो A1, A2 और B1, B2 शॉर्ट रहते हैं, और H1 और H2 के बीच में एक कॉइल होती है, जिसकी वर्किंग थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई गैस, आप देख रहे हैं A1, A2 टर्मिनल और B1, B2 टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब A से B टर्मिनल के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि यहाँ ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। आप देख रहे हैं इंटरनल जो स्ट्रक्चर इसमें कनेक्टेड नहीं है। बट अब क्या होता है, जब से LPG गैस या CNG गैस इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के अंदर आती है, तो ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल बेसिकली गर्म होती है। इस कॉइल से हम करंट फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से कॉइल हीट होती है, और ये कॉइल जब हीट होती है तो जो गैस है वो उस गैस में हल्का कंबस्शन होता है। ये कंबस्शन जो है वो फायर नहीं क्रिएट करता, लेकिन ये कंबस्ट हो सकते हैं। मतलब आपके जो फायर है, फायर पकड़ने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है, वो टेम्परेचर अगर मीट नहीं करता है तो गैसेस कम टेम्परेचर पे भी स्लो कंबस्ट करती है, लेकिन फायर नहीं प्रोड्यूस होता है। तो जब वो उस स्लो लेवल पे कंबस्शन उसमें होता है, तो इस कंबस्शन में कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं कि
आप A1 और B1 के बीच में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अजय कुमार, आई थिंक आप लेट से ज्वाइन किए हैं, तो मैं आपको प्रीवियस सर्किट फिर से नहीं बता सकता, तो प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन करें। तो A1 A2 और B1 B2 के बीच में जो आपका गैप है, उस गैप में जब कंबस्चन होता है एलपीजी गैस का, तो ये जो कंबस्चन है, इस कंबस्चन की वजह से A1 और A और B के बीच में कंडक्शन होने लगता है। तो जब ये कंडक्शन होने लगता है तो बेसिकली आपको इस रजिस्टर के, ये जो सर्किट आपने बनाया है जिसमें हमने 5 वोल्ट को H1 से जोड़ा है, A1 A2 से जोड़ा है, और H2 को हमने ग्राउंड से जोड़ा है, और B1 या B2 पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि जब इसके अंदर कोई गैस होगी तो कंबस्चन होगा और A से B में करंट फ्लो होगा, और A से B में अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो है आपका रेजिस्टेंस जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज आपका बढ़ेगा, राइट, वोल्टेज आपका बढ़ेगा। तो अजय मैं आपको मैं बता दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, सो प्लीज आप ध्यान से सुने, अभी ये वाला सेशन आप ध्यान से सुने। तो A और B के बीच में जो आपका गैप है, इस गैप से जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से R पे आपको वोल्टेज मिलेगा। तो हम ओवरऑल वर्किंग इस गैस सेंसर की देखते हैं। इस गैस सेंसर की ओवरऑल वर्किंग ऐसी है कि जब गैस नहीं होगी तो A और बीच के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे जो है हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। और अगर इसके बीच में अगर गैस होगी तो इसमें हल्का कंबस्शन होगा, बिकॉज ये कॉइल हमेशा और चालू रहती है, हीटअप होती रहती है, तो कंबस्शन की वजह से जो है इसमें कंडक्शन होगा और यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा। और जितनी ज्यादा गैस होगी उतनी ज्यादा गैस के हिसाब से जो है हमें यहाँ पे जो है वोल्टेज मिलता रहेगा। तो मयूर पूछ रहे सर आरएल क्या है, तो आरएल कुछ नहीं है, लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। आरएल का जो है लोड रेजिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें 10 किलो ओम का यूजुअली हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस एंड ऑल, वो वोल्टेज को मेजर कर पाते हैं, करंट को नहीं डायरेक्ट मेजर कर पाते। तो हम एक रेजिस्टेंस लगा के करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक करंट डिवाइस है, आपका जो गैस सेंसर है, इससे करंट फ्लो होगा, और ये करंट जब हम रेजिस्टेंस से पास करेंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा, राइट। तो अगेन मैं गैस सेंसर को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैस सेंसर एक 6 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें A1 A2 B1 B2 शॉर्ट रहते हैं। H1 H2 के बीच में एक कॉइल लगी होती है। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हमने 5 वोल्ट से और ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। यूजुअली जो भी गैस सेंसर्स होते हैं वो 5 वोल्ट रेटिंग के हिसाब से आते हैं। तो जब इस कॉइल में जब करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है तो कॉइल हीट अप होती है। इस कॉइल को ऐसे बनाते हैं कि इसको हम हीट अप होती है। तो जब ये कॉइल हीट अप होती है तो A और B के बीच में जो है करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि जब ये कॉइल हीट अप होगी और इसमें अगर गैस है, कॉइल के हीट अप होने से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर इसके अंदर गैस प्रेजेंट है तो गैस प्रेजेंट होने की वजह से वो गैस में कंडक्शन होने लगेगा। ये कुछ ऐसा एग्जांपल आप मान के चलिए, जैसे जब बिजली हमारी धरती पे कड़कती है तो नॉर्मल जो एयर है, नॉर्मल एयर में हमारी बिजली पास हो जाती है, जबकि वैसे इलेक्ट्रिसिटी एयर से पास नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो गैस है वो कंबस्ट कर रहा है, जल रहा है, और इस वजह से वो थोड़ा सा कंडक्टिंग हो जाता है। तो कंडक्टिंग होने की वजह से ए से बी करंट फ्लो होने लगेगा, और ए से बी जब करंट फ्लो होगा तो बी पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जो करंट जब रेजिस्टेंस से पास होगा तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमें मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे हम बहुत सारी सर्किट लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो हम सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर पे ही जा रहे हैं, मैं उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू आई आर हम लगा रहे हैं, तो यहाँ से आपका I आया, वो R से पास हुआ तो आपको V मिला, ठीक है, ये सिंपल थिंग। सो अभिषेक कुमार बोल रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। तो अभिषेक मैंने अभी फिर से बताया, तो आप फिर से सुन ले। A1 A2 में कोई डिफरेंस नहीं है, B1 B2 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये गैस सेंसर ऐसे ही आते हैं कि A1 और A2 को वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। वो इसका रीजन शायद कुछ मैकेनिकल रीजन है, क्योंकि गैस सेंसर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको कहीं पे भी रखने के लिए थोड़ा पकड़ की जरूरत है। तो अगर हम सिर्फ 4 टर्मिनल रखेंगे तो हो सकता है वो ठीक से माउंट ना हो, 6 टर्मिनल से माउंट होने में उसको इजी पड़ता होगा, इस वजह से वो टर्मिनल दिया। अदरवाइज A1 A2 B1 B2 दोनों सेम ही होते हैं, राइट। अलम खान पूछ रहे हैं सर एयर पार्टिकल चार्ज होकर करंट फ्लो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही अलम, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप इसको कंबस्ट करते हैं
तो बेसिकली जब आपका कंबशन मतलब आग लगना, कंबशन आईसी इंजन में आप जानते ही हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं कंबशन में। एक प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जिससे आपका करंट कंडक्ट होगा। शिवानी पूछते हैं सर, डू वी हैव टू यूज डिफरेंट सेंसर फॉर डिफरेंट गैसेस और अ पर्टिकुलर सेंसर कैन सेंस मोर देन वन गैस एट अ टाइम? इन जनरल शिवानी, बेसिकली एक गैस सेंसर एक ही के लिए डिजाइन होता है, वो दूसरे के लिए यूज नहीं हो किया जा सकता। तो एक ही गैस सेंसर जो है वो मल्टीपल को डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग गैस के लिए अलग अलग गैस सेंसर लेने की जरूरत पड़ती है। अभिषेक पूछ रहे हैं, इज देयर ऑलवेज नेसेसरी टू वार्म और हीट द गैसेस फॉर कंडक्शन? इन जनरल यस, क्योंकि गैस आप जानते हैं गैस कंडक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, गैसेस जो है बाय नेचर कंडक्ट नहीं करती है। वो अगर वो मॉइस्ट ना हो, गीली ना हो, उसमें भी बेसिकली गैस कंडक्ट नहीं कर रहा है, आपका एयर पार्टिकल्स कंडक्शन कर रहे हैं। तो इन जनरल हमें गैस को हीट करना जरूरी है, प्लस बट प्लीज नोट, हीटिंग इज नॉट इक्वलेंट टू फायर, ठीक है। अगर हम कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी गैस में आग लग जाएगी, अगर वो बहुत ही कंबस्टिबल गैस है तो। So, sir, what does a gas sensor measure? केशव कुमार पूछ रहे हैं, तो गैस सेंसर मेजर्स द intensity or the quantity of gas present in the air, ठीक है। So गैस लाइक आपका एलपीजी गैस, अल्कोहल्स, ठीक है, NO2, CO2, इस टाइप के जितने भी गैसेस होते हैं वो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, और ये भी जानने की कोशिश करता है कि इनका अमाउंट कितना है। तो ये जो सेंसर है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, तो इसके ऊपर फिर बहुत ही एडवांस लेवल के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बना के जब सर्किट हम बनाते हैं और सेंसर डिजाइन करते हैं, तो वो जो सेंसर होते हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज वगैरह होते हैं। तो जैसे आपका जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट में जो ये सारे गैस सेंसर जो होते हैं वो सारे यूज होते हैं। तो अगर अपन मैकेनिकल स्पेसिफिक बात करें, तो आपका अगर आईसी इंजन है, आप कोई आईसी इंजन बना रहे हैं और उसको हमें ये देखना है कि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के सारे गैस सेंसर्स के इक्विपमेंट से ही हम ये चेक करते हैं कि वो कितना पोल्यूशन होता है। आप जब अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी लेने जाते हैं गाड़ियों का, तो उनके पास जो मशीन होती है उनमें इसी टाइप के गैस सेंसर लगे होते हैं। अभिषेक, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ सेंसर एज पर द गैस प्रॉपर्टीज? सी, टू नो द स्पेसिफिक अबाउट गैस सेंसर वी हैव टू रीड द डेटा शीट्स, राइट। तो अभी हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे के सेंसर्स हमने बना लिए कि कोई भी लिमिटेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन आप जिस टाइप का गैस सेंसर यूज कर रहे हैं उसमें लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो वो डायरेक्टली कहना मुश्किल है कि किस गैस सेंसर में क्या लिमिटेशन होगी। बस ये हम कह सकते हैं कि हमें उसकी डेटा शीट पढ़ के डिटेल से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या, अगर कोई लिमिटेशन है, नहीं है, क्या है। तो हर गैस सेंसर अपने आप में अलग होता है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि इसकी कोई लिमिटेशन है या नहीं। तो आई होप सभी के डाउट्स भी कवर हो गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आई थिंक एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि सर एक बार फिर से आप फोटो रजिस्टर वाला सर्किट एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो ये जो हमने सर्किट बनाया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर, उसमें फोटो रजिस्टर जो है वो लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे उसकी चेंज होती है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे इसका जो है रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो इसका जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये R1 की तरह काम कर रहा है या R2 की तरह काम कर रहा है? अभी हमने देखा था जो वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने पढ़ा था, उसमें R1 ये है, R2 ये है, और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगा। तो हमारा R2 फिक्स है, R1 हमारा चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे जब डार्क होता है तो हमारा जो फोटो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है, और जैसे जैसे वो कम होता है हमें वोल्टेजेस जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग, जैसे हम बोल रहे हैं इस लाइट इंटेंसिटी को मुझे वोल्टेज में इसने कन्वर्ट किया है, तो ये जो लाइट इंटेंसिटी है इसमें हमारा सर्किट 7.56 वोल्ट दे रहा है। तो हम इस वोल्टेज को अभी आगे हम सीखेंगे कैसे मेजर करेंगे, और इस वोल्टेज को मेजर करके हम लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो बता सकते हैं, राइट। तो आई होप जिन्होंने बोला था सर एक बार रिपीट कर दिया, मैंने रिपीट कर दिया है। तो हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो गैस सेंसर को हम अभी बनाते हैं, तो सभी लोग मेरे साथ साथ बना सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग द सेम एलिमेंट्स जो मैंने लिया था
एलडीआर के साथ की जगह पे हम सिर्फ गैस सेंसर यूज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। अगेन हमको एक अच्छा ओके, तो हम यहाँ 9 वोल्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि गैस सेंसर इन जनरल 5 वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो 9 वोल्ट जो है आप 5 वोल्ट आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप 7805 करके एक आईसी आती है वोल्टेज रेगुलेटर, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो ये पावर सप्लाई मुझे फिक्स 5 वोल्ट दे रही है, और इस फिक्स 5 वोल्ट से मैं अपने सेंसर को का सर्किट बना रहा हूँ। साथ में मुझे एक मल्टीमीटर भी चाहिए है। तो आप देख सकते हैं दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज B1 एंड B2। तो A1 A2 दोनों देने का रीजन क्या हो सकता है? इसका कहीं एक्सप्लेनेशन तो ऐसे नेट पे अवेलेबल नहीं है, बट इन जनरल आप देखिए ये गैस सेंसर इसी तरीके का दिखता है। अगर मार्केट में देखेंगे तो अगर इसमें सिर्फ 4 कनेक्शन होंगे तो 4 कनेक्शन शायद स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा ना हो, तो इस वजह से उन्होंने 2 एक्स्ट्रा दे दिए। तो आप जो यूज करना चाहें वो यूज करें। एक हैबिट अच्छी रहती है कि अगर अपन दोनों टर्मिनल A1 और A2 शॉर्ट है तो दोनों को हम अलग से शॉर्ट भी कर सकते हैं, इट्स गुड हैबिट, बट इट्स नॉट एसेंशियल कि आप दोनों को शॉर्ट करो। ठीक है, तो A1 और A2 को हमने शॉर्ट कर दिया, और B1 और B2 को भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो है हम इसमें जो है हम जो कनेक्शंस करेंगे, तो मुझे A1 को, जैसे कि आपने सर्किट में देखा होगा, A1 को मुझे 5 वोल्ट से जोड़ना है, तो मैंने A1 को 5 वोल्ट से जोड़ दिया। A2 जो है वो भी 5 वोल्ट से कनेक्टेड था सर्किट में। उसके बाद जो H1 है, H1 को भी मुझे A1 से कनेक्ट करना है। ठीक है, H1 को भी मुझे A1 से कनेक्ट करना है। और जो H2 है, ठीक है, उसको मुझे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है। जो आई एम सॉरी, गलत कर दिया मैंने, H2 को मुझे नेगेटिव से कनेक्ट करना है। H2 को मुझे नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और B1 या B2 को मैं रेजिस्टेंस से कनेक्ट करूंगा, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो मैं अगेन नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो मुझे वोल्टेज जो मेजर करना है वो मुझे B2 पे मेजर करना है। और जो है इस पे मेजर करना है। जो रेजिस्टेंस मुझे लेना है वो है 10 किलो ओम का। अगर आपको कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग याद है तो ये कलर कोडिंग में चेंज करता है, बट इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कलर कोडिंग याद रखें। आपको बस मल्टीमीटर का यूज करना आना चाहिए, मल्टीमीटर से अपन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बट कलर कोड करने से, कलर कोड याद रखने से आप क्विकली देख सकते हैं वैल्यूज। तो जो पॉजिटिव है इन सबको मैं रेड करता हूँ, इससे एक अच्छी हैबिट रहती है वायरिंग में, ताकि हमें ध्यान रहे कौन सा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कौन सा नेगेटिव से कनेक्टेड है। जो जो नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव से, उसको मैं ब्लैक करूंगा। और जो बीच के टर्मिनल है, जो ना बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, उसको मैं एज इट इज वही कलर रखूंगा। आप और कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आपके पास है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो कलर इसमें पसंद है। तो इस प्लेटफॉर्म की एक खास बात है कि काफी इंटरेक्टिव है ये, काफी अच्छा, इसमें ग्राफिक्स वगैरह काफी अच्छे हैं। तो चलें इसका सिमुलेट करके देख लेते हैं अपन। तो हम स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, तो अभी आपको कुछ वोल्टेज मिल रहा है। अब आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैसेस का गुबार आपको दिख रहा है, राइट। अभी ये गैसेस जो है वो आपके गैस सेंसर में पास नहीं हो रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा पास लाते हैं।
ठीक है। तो हल्की सी गैस आपकी आई, पहले आपका वोल्टेज था 2.5 से कम, ठीक है। हल्की गैस आपके पास आई तो ये 2.5 से थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। हमने और गैसेस में ली, 3.23 हो गया, थोड़ा और गैसेस ली और बढ़ गया, और एकदम बहुत ज्यादा गैसेस ली तो हमारा जो वोल्टेज है वो और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज कितने इस पे क्या आएगा, वो गैस की इंटेंसिटी जो है वो यहाँ से हमें बता रहा है, राइट। गैस की इंटेंसिटी के हम बताया, तो ये सिमुलेशन हमें ये हेल्प कर रहा है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से हमें, गैस सेंसर हमें अलग अलग वोल्टेज देता है, और फिर से अलग अलग वोल्टेज को हम अपने ऑर्डिनो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इस वोल्टेज को मेजर करके गैस की इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं और रिलेवेंट एक्शन ले सकते हैं। तो अगेन आई गिव यू 2 मिनट्स टू कंप्लीट दिस एक्सपेरिमेंट, प्लीज इसको करिए तब तक। अभिषेक कुमार, मैं आई थिंक मैं कई बार उसको बोल चुका हूँ, या तो आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं या तो ठीक से सुन नहीं रहे हैं। गैस सेंसर अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग गैसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो गैस सेंसर यहाँ पे है, इस पे जो मैं शो कर रहा हूँ, इसमें ये मेंशन नहीं है किस टाइप की गैस है, ये जस्ट एक सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रियल में जब आप गैस यूज सेंसर यूज करेंगे, अलग अलग गैसेस के हिसाब से उसका रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल सेंसर यूज किया तो अल्कोहल को डिटेक्ट करेगा, जिसमें अगर कोई किसी ने अगर ड्रिंक कर रखा है, आप उसके नाक के पास ले जाते हैं तो वो गैस सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। एलपीजी गैस सेंसर अगर होगा तो वो जो है आपके किचन में जो एलपीजी होती है उसको डिटेक्ट करेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अलग अलग गैस सेंसर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस है हम नहीं बता सकते क्योंकि सिमुलेशन हो रहे हैं। अनिल, आई थिंक आप आज ही आपने आज सेशन ज्वाइन किया है, प्रीवियस 2 डेज आप शायद एब्सेंट थे। सो इट अभी ये बताना पॉसिबल नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप अलग अलग दिन ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो टिंकर कैड करके ये प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सेल्फ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इसमें बेसिक सर्किट कैसे बनाते हैं वो आप थोड़ा इंटरनेट पे देख सकते हैं। सेम चीज रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। अगेन सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टाइम से ज्वाइन करें, लेट ज्वाइन मत करें, कोई भी सेशन आप मिस मत करें। और अगर सेशन मिस करते हैं तो आगे वापस आपका बैकअप नहीं होगा। इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉलेज क्लास जिसमें आपको बैकअप मिलेगा, इट्स स्पेशल सेशंस, तो यू हैव टू बी कम ऑन। नावेद खान, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अभिषेक कुमार, अगेन मैंने आपको ये बता दिया है, शायद आप मिस कर गए हैं, कि सभी गैस सेंसर के सर्किट मोर और लेस सिमिलर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो गैस सेंसर मैंने आपको बताया, ये सभी गैस सेंसर जो है उसका मतलब अगर मार्केट में आप CO2 NO2 इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट गैस सेंसर्स लेंगे वो सिमिलर टाइप के ही आते हैं। अगर कुछ गैस सेंसर अलग हो सकते हैं, जो गैस सेंसर ऐसे कंबशन मैकेनिज्म पे काम नहीं करते, कुछ केमिकल पे हैं, बट ज्यादातर गैस सेंसर जो मार्केट में मिलते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक ही गैस सेंसर आप अलग अलग गैसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन अभिषेक मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, जो अभी भी आपको शायद क्लियर नहीं हुआ। अगर आपने मार्केट से एक गैस सेंसर यूज किया और रेजिस्टेंस अलग अलग यूज किया तो अलग अलग गैसेस डिटेक्ट नहीं कर सकते। हर सेंसर अलग अलग गैसेस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनको MQ सीरीज कहते हैं, आप नेट पे डाल सकते हैं। MQ1 मतलब नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन MQ सीरीज के बहुत सारे सेंसर्स हैं जो आपको नेट पे मिल जाएंगे, जो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग
बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। हाँ, उनका सर्किट सिमिलर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गैस सेंसर इसी तरीके के से होंगे, पर ज्यादातर गैस सेंसर इसी टाइप। अभिषेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग? दिस इज नॉट द फोकस ऑफ दिस वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा सेंसर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है? दिस नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। कैसे सेंसर मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर होता है, वो हमारा फोकस नहीं। हमारा फोकस मैकेट्रॉनिक्स सीखना है। मैकेट्रॉनिक्स में जो जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बताऊँ। Anshul, please pay attention in the class. I have already told the value of resistance should be 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. मयूर, बिल्कुल आप एक पावर सप्लाई पे दो क्या कितने भी गैस सेंसर टिंकर कैड में यूज कर सकते हो। इन रियल वर्ल्ड अगर आप इस टाइप का कोई सर्किट बना रहे हैं तो जो है जो बना रहे हैं तो डिपेंड्स कि आपका पावर सप्लाई कितनी अच्छी है। अगर पावर सप्लाई में करंट कैपेसिटी अच्छी है तो आप मल्टीपल सेंसर यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एक 9 वोल्ट की बैटरी से कोई सर्किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो अभी सिमुलेशन में तो आप कितने भी यूज कर सकते हैं। अभिषेक, देखिए, अगर सर्किट सेम है और सेंसर अलग अलग है तो वो अलग अलग काम करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर हम डिफरेंट टाइप के सर्किट यूज कर रहे हैं और सर्किट एक ही है लेकिन हम कंपोनेंट अगर अलग अलग यूज कर रहे हैं, अलग अलग गैस सेंसर यूज कर रहे हैं, तो वो अलग अलग काम करेंगे। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। So how many have done? Please let me know in the chat box. अदर एंड ऑफ रेड एंड, ये आपका। ओके, सो शैले, जो रेड एंड है वो आपका बेसिकली यहाँ आप देख पा रहे हैं B2 पे कनेक्टेड है। राइट, इट इज विजिबल, इट इज कनेक्टेड एंड B2। यू कैन टेक योर माउस एंड टेक देयर, ठीक है? मैं ये सिमुलेशन होने के बाद एक बार सर्किट फिर से जो है आपको दिखाऊंगा। अगर आपने सर्किट नहीं देखा है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। तो अभी तक 8 स्टूडेंट्स ने कहा है उनका हो गया है। एंड देर आर, आई थिंक, आज कुछ कम पार्टिसिपेंट है, 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो उसमें से केवल 8 लोग का हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
ओके, सो आई थिंक काफी पार्टिसिपेंट्स ने कर लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स मोबाइल फोन से सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो वो सिमुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो एनीवे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेंसर्स में जो है जो अभी हमने देखा, तो हमने दो टाइप के सेंसर्स देखे। डिजिटल सेंसर जिसमें हमने स्विच और टिल्ट सेंसर देखा, फिर हमने एनालॉग सेंसर देखे जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर, एलडीआर और गैस सेंसर देखा। तो एक और हम क्विकली सेंसर और एक देख लेते हैं, वो है टेम्परेचर सेंसर, जिसमें आप टेम्परेचर मेजर करते हैं और उसका भी वैल्यू जो आपको मिलती है वो एनालॉग फॉर्म में मिलती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, तो इसको क्विकली हम कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्चुएटर्स के साथ। तो यहाँ पे आपने एक टेम्परेचर सेंसर लिया। अगेन आप फिर से एक मल्टीमीटर हमें चाहिए होगा। राइट, तो आप TMP 36 नाम के एक सेंसर है, उसको अब हमें यूज करना है। ये सारे सेंसर जो अभी हमने देखे, ये हम फिर से देखेंगे प्रोग्रामिंग क्लास में, जहां पे हम इनको प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो जो तो ये टेम्परेचर सेंसर किस तरीके से काम करता है। इस टेम्परेचर सेंसर के तीन टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 2 एंड 3। फर्स्ट टर्मिनल में हम 5 वोल्ट सप्लाई हमें देनी होती है, सेकेंड से हम वोल्टेज देखेंगे, और जो थर्ड टर्मिनल है उसको हमें नेगेटिव देना होता है। तो ये सेंसर ऐसे काम करता है, तो हम सिमुलेशन भी स्टार्ट करते हैं। ये सेंसर ऐसे काम करता है कि रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर या बेटर कहें 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्सीमेटली आपको 0.5 वोल्ट मिलता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको जो वोल्टेज दे रहा है वो 0.5 वोल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें जो आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है, दैट आर वो नॉर्मल होते हैं, थोड़े बहुत एरर्स इस टाइप के सेंसर्स में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रिसिजन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा प्रिसिजन चाहिए तो और डिफरेंट टाइप के सेंसर भी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन ये कॉमनली अवेलेबल, सस्ता भी है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, 20-25 रुपए का एक सेंसर आता है ये वाला। तो ये सेंसर ऐसे काम करता है कि अगर रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री है, ठीक है, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो 0.5 वोल्ट मिलेगा। 0.5 वोल्ट 500 मिली वोल्ट होता है। आई होप ये आप बेसिक चीजें समझते हैं बीइंग एन इंजीनियर। तो मिली इज नथिंग बट 10⁻⁻3, तो 0.5 वोल्ट इज इक्वल टू 500 मिली वोल्ट। सो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये आपको 500 मिली वोल्ट देगा। अब हर 10 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मिली वोल्ट में टेम्परेचर बढ़ाता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे। अगेन मैं 10 पे सेट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है, इसके सिमुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, एग्जैक्ट वैल्यू सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, यहाँ देख सकते हैं कि आप जो है 10 डिग्री पे, 10 डिग्री पे जब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, 10 डिग्री पे जब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो मुझे जो वोल्टेज मिला वो मिला 0.6 मिली वोल्ट। 0.6 मिली वोल्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा भी दूं ताकि आप समझ पाए। मैं वैसे बोल तो रहा हूँ लेकिन कई बार आप मेरे बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो क्या हुआ, जरा हम यहाँ देखें। 0 डिग्री पर
हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो है 0.5 वोल्ट। सिमिलरली 10 डिग्री पर आपको जो वोल्टेज मिला वो 0.6 मिला। ठीक है, हम ऐसे ही आगे देखेंगे। अगर हम 20 डिग्री लेते हैं, अगर हमें 20 डिग्री टेम्परेचर है रूम का, तो ये हमें 0.7 वोल्ट देगा। इसी तरीके से अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो आपको वोल्टेज क्या मिलना चाहिए? आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 0.75 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जीरो पे आपको 0.5 वोल्ट मिल रहा है, 10 डिग्री पे आपको 0.6 मिल रहा है, 20 डिग्री पे आपको 0.7 मिल रहा है, 25 डिग्री पे आपको 0.75 वोल्ट मिल रहा है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, स्पेशली फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि जो टेम्परेचर, जो भी सेंसर्स होते हैं, वो हमें अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने अभी यूज किया था फोटो रजिस्टर, फोटो रजिस्टर अलग अलग लाइट इंटेंसिटी पे मुझे अलग अलग वोल्टेज दे रहा है। फिर हमने गैस सेंसर यूज किया था, तो गैस सेंसर जो है वो अलग अलग गैसेस के लिए इंटेंसिटी के लिए अलग अलग वोल्टेज दे रहा है। और अभी हमने टेम्परेचर सेंसर यूज किया, ये टेम्परेचर सेंसर भी अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग वोल्टेज दे रहा है। तो बेसिकली मेरा जो प्रोग्रामिंग सर्किट होगा या जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर होगा या जो ऑर्डिनो होगा जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, उसमें हम सिर्फ वोल्टेज मेजर कर पाएंगे और वोल्टेज को फिर हम फॉर्मूले से कन्वर्ट करके अपनी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमें मिला कि जीरो पे मुझे 0.5 वोल्ट मिल रहा है, 10 डिग्री पे 0.6 मिल रहा है, 20 डिग्री पे 0.7 मिल रहा है, 25 डिग्री पे 0.75 मिल रहा है। तो और यहाँ से आप गेस करने की कोशिश करें कि अगर आपको सिर्फ वोल्टेज पता हो, अगेन अगर आपको सिर्फ वोल्टेज पता हो तो आप डिग्री कैसे निकालोगे? इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या होगा, जरा हम यहाँ देखें। वो फॉर्मूला होगा डिग्री इक्वल टू वोल्ट, जो भी आपका आ रहा है, वोल्ट माइनस 0.5 इंटू इंटू 100। क्या मैं सही हूं? क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? देखिए ये फॉर्मूला सभी जगह लगाएं आप। अगर 0.5 वोल्ट आपको मिला तो 0.5 माइनस 0.5 टू 100 इज 0 डिग्री, मतलब आपको टेम्परेचर मिला 0 डिग्री। 0.6 माइनस 0.5 आपको मिला 0.1 इंटू 100 विच इज 10 डिग्री। 0.7 minus 0.5 is equal to 0.2 into 100 which is 20 degree. 0.75 minus 0.5 is 0.25 into 100 which is 25 degree. तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है आपको जो है अलग अलग वोल्टेजेस पर हम अलग अलग टेम्परेचर को कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम इसकी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, राइट? तो अभी जो हमने सीखा वो हमारा सीखना यही जरूरी है कि हमारा जो सीखना ये जरूरी है कि किस तरीके से हम सेंसर को अपने प्रोग्रामिंग से अपने प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें और कैसे उसके अलग अलग वैल्यूज को हम यूज करें। ठीक है, तो अगेन आई गिव यू 2 मिनट्स टू डू इट। आई थिंक काफी लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। तो एक बार फिर से, क्योंकि सभी लोग डन डन ही लिख रहे हैं तो मुझे कंफ्यूजन होता है कितने लोगों ने किया है, तो आप इसमें लिखे टेम्परेचर सेंसर डन। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर डन करके आप टाइप करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोगों ने इसमें यूज किया। मेरे ख्याल से अभी हम सिर्फ 50% ही बच्चे हैं जो कुछ सिमुलेशन कर रहे हैं, बाकी लोग ज्यादातर सिर्फ मोबाइल से ज्वाइन किए हैं। तो इट इज गुड अगर आप भी सिमुलेशन करें, क्योंकि इस टाइप के सेशंस फिर आपको वापस मुश्किल से मिलेंगे। तो 4 5 अगेन डन आ गया फिर से। 6 7 8 8 पार्टिसिपेंट, 9 पार्टिसिपेंट का हो गया है। 10 11 12 13
अराउंड 15 का मेरे को मैसेज आ गया कि उन्होंने कर लिया है। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, अभिषेक आपने बहुत बड़ा मैसेज टाइप करा है, मैंने उसको पढ़ लिया है। तो डेफिनेटली आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीजों को जानता हूँ। सो इट इज योर वर्क टू सर्च ऑन इंटरनेट एंड लर्न आउट ऑफ इट। ओके, ग्रेट। सो वी हैव डन ऑल दिस, मोस्ट ऑफ यू हैव डन। तो मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक 20-25 स्टूडेंट्स ही एक्टिव हैं, बाकी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो होपफुली बाकी भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें, तो इट विल बी गुड। तो इसको नाम भी चेंज कर देते हैं। Uh, see, Abhishek, you have to understand what is sensing layer. तो सेंसिंग लेयर का मतलब सिर्फ एक सेंसिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उसके आपका जो सेंसर है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, जिसकी मदद से जो है आप अलग अलग चीजों को सेंस करते हैं। तो सेंसिंग लेयर के वर्ड को आपको समझना जरूरी। इस लेयर का मतलब सिंपल एक कंपोनेंट है जिसके अंदर लगा हुआ है। तो हमारा ये सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है। इस सिमुलेशन प्लेटफॉर्म में कंप्लीट सेंसर आपको अवेलेबल है। एलिमेंट अंदर क्या यूज हो रहे हैं, क्या लेयर यूज हो रहे हैं, वो आपको नहीं बताया जाता। ग्रेट। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो व्हाट वी हैव डन is we have covered a lot of sensors. Now we will quickly talk about actuators, and then we will move on to the programming class. Great. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुएटर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। काफी सारे इसमें हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जो बचे हुए हैं उनको हम क्विकली देख लेंगे। तो एलईडी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास टिंकर कैड में कौन कौन से एक्चुएटर है। ऑब्वियसली एक्चुएटर और सेंसर इतने टाइप के आते हैं कि सभी को बता पाना पॉसिबल नहीं है, और हम यहाँ पे केवल वही कवर कर रहे हैं जो कि आपके टिंकर कैड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। क्योंकि बाकी फिर थ्योरी होती है, और सिर्फ थ्योरी से बताने से मेरा बिलीव है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन प्रैक्टिकल करके करें, क्योंकि वो आपको याद रहता है। थ्योरी आप कितनी भी ज्यादा पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। बेटर ये है कि आप सारे सेंसर्स न याद रखें, जो हम सीख रहे हैं उतने याद रखें। फिर बाकी अगर आप एक सेंसर या एक एक्चुएटर अच्छे से काम कर लेते हैं तो बाद में आप नई चीजें लर्न करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। तो एक्चुएटर जो है वो इस टाइप के हैं। जैसे एक एलईडी हमने देखा, एलईडी को हम एक्चुएटर कह सकते हैं क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, लाइट को ऑन ऑफ कर रहा है। डीसी बल्ब, एसी बल्ब भी एक एक्चुएटर होता है, लेकिन एसी बल्ब आपके टिंकर कैड में नहीं है। बजर, ठीक है, आपका ये जो बजर है ये भी एक आपका एक्चुएटर है। आरजीबी एलईडी, तो अगर आज टाइम बचता है तो आरजीबी एलईडी का कॉन्सेप्ट हमारा देखेंगे, ठीक है। आरजीबी एलईडी या फिर वो नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे। डीसी मोटर, डीसी मोटर के साथ हमने वर्क किया है। अभी अभी हमने देखा कि अलग अलग वोल्टेजेस पर जो है हमें कैसे अलग पोटेंशियोमीटर से हम डीसी मोटर की स्पीड चेंज कर सकते हैं। हॉबी मोटर बिल्कुल डीसी मोटर की तरह ही है, बस इसमें जो है थोड़े लुक्स अलग हैं। वाइब्रेशन मोटर जो है वो बेसिकली वाइब्रेशंस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस हम इससे लेते हैं।
और सर्वो मोटर जो है वो हम यूज करते हैं, तो मेकाट्रॉनिक्स में सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर्स, इस टाइप की मोटर्स ज्यादा यूज होती हैं, डीसी मोटर कम यूज होती है, क्योंकि ये जो मोटर्स हैं ये बेसिकली एंगल्स पे सेट करना और रोबोटिक आर्म को अलग अलग मोशन देना, अलग अलग एंगल पे सेट करना, उस चीज के लिए ज्यादा यूज होता है। तो इसके बारे में अच्छे से एक सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि एकदम से एडवांस अगर आएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एलईडी के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, बजर के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, आरजीबी अपन देखेंगे प्रोग्रामिंग सेशन में। डीसी मोटर हम देख चुके हैं। तो डीसी बल्ब, हॉबी मोटर, वाइब्रेशन मोटर, ये तीन चीजें हम क्विकली अभी देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के प्रोग्रामिंग सेशन पर। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो तीनों जो आपके कंपोनेंट है उसको एक ही साथ अपन क्विकली करके आगे बढ़ते हैं। एक डीसी बल्ब हमको लेना है, ये वाली मोटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। डीसी मोटर विद एनकोडर डिकोडर जो है वो हम प्रोग्रामिंग सेशन में देखेंगे। हॉबी मोटर और आई थिंक हमारा वाइब्रेशन मोटर भी रह गया था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये वाइब्रेशन मोटर, तो हम तीनों को एक साथ कनेक्शंस कर लेते हैं। और एक बैटरी ले लेते हैं हम। कुछ वाइब्रेशन मोटर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंसिटिव होती है, कुछ नहीं होती। तो अभी टिंकर कैड में ये कभी कभी एब्सर्ड रिजल्ट देती है अगर पॉजिटिव नेगेटिव हमने रिवर्स किया तो, अदरवाइज नॉर्मली हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप इस तरीके से कनेक्शंस कर सकते हैं। तो जो जो हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है डायरेक्टली, इन सबको हम ब्लैक करेंगे। जो हमारे पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं उनको हम रेड करेंगे, और बीच के जो भी कनेक्शन हैं उनको सेम कलर रहने देंगे। तो लेट्स सिमुलेट इट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि ये आपका जो वाइब्रेशन सेंसर को ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है। तो ब्लास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि बेसिकली ब्लास्ट है, ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो सेंसर होगा इसकी ये 5 वोल्ट के लिए रेटेड होगा, राइट। तो इस वजह से ब्लास्ट हो रहा है। तो हम कुछ नहीं है, हम अपने बैटरी को चेंज कर लेते हैं, बैटरी को रिप्लेस कर लेते हैं, हम पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं।
अब इसको देखते हैं। तो आप देखिए जब 5 वोल्ट मिल रहा है, जब हम स्विच प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, हमारा जो मोटर है वो ग्लो कर रही है। जब मैं अपने माउस को छोड़ देता हूँ तो सब स्टॉप हो जाता है। इसमें और एक स्विच है, वो भी हम करके देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड टॉगल स्विच। तो हम टॉगल स्विच का भी यूज कर एक देख लेते हैं कि ये स्विच हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। लेट्स यूज टॉगल स्विच। तो टॉगल स्विच में क्या होता है, जो मिडल टर्मिनल होता है, जैसे स्विच अगर लेफ्ट साइड में है तो मिडल वाला लेफ्ट में कनेक्ट हो जाता है, और अगर स्विच अगर राइट साइड में है तो मिडल वाला राइट में कनेक्ट हो जाता है। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो अब सिमुलेट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब आपका स्विच है तो बीच वाला टर्मिनल लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है। लेफ्ट साइड में जब आपका स्विच है तो बीच वाला टर्मिनल लेफ्ट से कनेक्टेड है। अगर हम इसको राइट साइड करेंगे तो मेरा जो सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर उल्टा करेंगे तो ये वाला टर्मिनल हमें यहाँ लेना पड़ेगा, बीच वाला टर्मिनल कनेक्ट होता है लेफ्ट में या फिर राइट में। तो इसको आप क्विकली कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जिन जिनका हो गया है वो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बल्ब डन, ताकि मुझे पता चले कितने पार्टिसिपेंट्स का हो गया। 6 पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं।
ओके, सो आई थिंक काफी सारे पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं। अगर किसी का बचा है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता सकता है कि सर अभी बचा हुआ है, तो आई कैन वेट, अदरवाइज आई कैन मूव ऑन। ओके ग्रेट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कवर किया है फिलहाल। वो था सेंसर्स और एक्चुएटर्स को हमने कंट्रोल किया। मतलब देखा, इंट्रोड्यूस हुआ, कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो हमने सर्किट्स देखे हैं, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज हो रहे हो, वो आपके लर्निंग के लिए मैंने आपको बताया। अब हम आगे से बढ़ेंगे। तो जो भी अभी तक हमने किया उसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये था कि सेंसर्स दो मेनली टाइप के होते हैं, एक डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल में आपको ऑन ऑफ मिलेगा, ठीक है, और एनालॉग में जो है अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे, जैसे हमने सेंसर्स में देखे। वैसे ही एक्चुएटर जो है वो भी दो तरीके से होंगे, एक जिसमें आपको सिर्फ ऑन ऑफ करना है, दूसरा जिसमें आपको स्पीड कंट्रोल करनी है, राइट। तो स्पीड कंट्रोल करना या उसको उसकी अलग अलग वैल्यूज कंट्रोल करना, तो ये सारी चीजें हम एक्चुएटर्स, इस दो ब्रॉड टाइप के एक्चुएटर्स और सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स और भी बाकी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आते हैं। ऑब्वियसली 7 डेज के सेशन में सारे सेंसर और सारे एक्चुएटर कवर करना मुश्किल है, बट जो मोस्ट कॉमन यूज में आ रहे हैं और जो आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है, अगर हम इसमें से मेजर भी सीख लेते हैं तो आगे आपको नई चीजें करने में काफी आसानी होगी, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो है बेसिकली जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इज प्रोग्रामिंग पार्ट। और प्रोग्रामिंग को हम थोड़ा सा स्लो वे में समझेंगे। बेसिकली क्या है कि जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो स्पेशली नॉन कोर ब्रांचेस जो हैं, सॉरी कोर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है, नॉन CSIT और नॉन प्रोग्रामिंग ब्रांच, उनमें एक डर होता है प्रोग्राम से रिलेटेड। मतलब एक जब भी हम बात करेंगे तो एक बिल्कुल सिंपल तरीके से, सर मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मैं तो सिविल का हूँ, और मैं कैसे प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, मुझे तो प्रोग्रामिंग आती नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने दिमाग में डर बैठा लेते हैं कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, और वो डर आपको कुछ भी करने नहीं देता। तो हमें तो इस सेशन में सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखने, प्रोग्रामिंग से थोड़ा डर भी हटाना है। बेसिकली हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो बिफोर मैं सेशन स्टार्ट करूं नेक्स्ट वाला, उससे पहले थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामिंग कैसे क्या होती है उसकी जरा हम बातचीत करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक कार फैब्रिकेट कर रहे हैं, आप अपनी अपना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल फैब्रिकेट कर रहे हैं, आप कोई भी डिजाइन फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो उसमें फैब्रिकेशन का सारा काम मैनुअली तो आप करते नहीं है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई फैब्रिकेशन का काम करते हैं, या इवन आप किसी और से, बाहर के व्यक्ति से आप कुछ फैब्रिकेशन का काम करवाएंगे, राइट। तो फैब्रिकेशन में ये चीजें होती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैकेनिकल में जब भी आप काम करते हैं तो काफी सारा काम आप बाहर से करवाते हैं। तो राइट, जैसे मैं नेक्स्ट सेशन में अपना एक रोबोट आपसे शेयर करूंगा जो हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल के लिए बना रहे हैं। इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेकाट्रॉनिक्स रोबोट, मेकाट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, तो वो मैं कल शेयर करूंगा आपसे। तो उसमें बेसिकली जो है, जो मैकेनिकल फैब्रिकेशन का काम है वो हमने नहीं किया, बिकॉज हमारा कोर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो मैकेनिकल फैब्रिकेशन हमारी जो पार्टनर टीम है उन्होंने करके दिया। तो सिमिलरली जब आपको काम करना है तो आपको जब भी किसी और से काम करना है तो उससे आपको बात करना पड़ेगा, उसको आपका काम समझाना पड़ेगा, ठीक है। वो अपनी चीज का एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी आपको उसको चीज बतानी तो पड़ेगी कि वो कैसे क्या करता है। तो प्रोग्रामिंग को भी आप ऐसे मत लीजिए कि कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट एरिया है और अपन उसमें जाके कुछ कर नहीं सकते। प्रोग्राम को आप ऐसा समझे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल सर्किट है, और वो सर्किट आपके लिए काम कर रहा है, पर आपको उसको समझाना सही से आना चाहिए कि आप उसको काम क्या करना है, राइट। प्रोग्राम भी बिल्कुल उसी तरीके से है। आपको ये समझना जरूरी है कि आपका हार्डवेयर कैसे काम करता है, और उस हार्डवेयर को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझाते हैं कि उसको क्या काम करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो अब सिंपल सी बात हो गई, बट समझाएं कैसे, उसको बताएं कैसे। तो आप किसी इंसान को समझा सकते हैं, क्योंकि आप इंसान को बात ही कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, इंडिया में किसी को समझा सकते हैं। लेकिन अगर किसी चाइनीज को समझाना हो, या किसी से कोरियन को समझाना हो, या किसी जापानीज को समझाना हो, तो आपको जापानीज और कोरियन तो आएगी नहीं। तो इसीलिए हम एक बीच में इंटरप्रेटर रखते हैं जो इस काम को हमें करता है। तो इवन आपके जो हार्डवेयर होते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं करते, उनकी एक ही लैंग्वेज है और वो है 01 की लैंग्वेज।
तो 01 की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, जिसमें हम प्रोग्राम नहीं कर सकते आज, अब वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, उसको असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो हम जो ये सी लेवल लैंग्वेज, डॉट नेट, जावा, ये सारी जो है, ये इनको हम एक हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो हमारे लिए रिलेटिवली इजी होती है। 01 तो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, तो हम इन लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, फिर आपके जो सॉफ्टवेयर हैं आपके हार्डवेयर के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके बता देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग में हम करते क्या है, जरा हम समझने की कोशिश करें। देखिए, बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में दो तीन चीजें करते हैं। मेरा जो हार्डवेयर है वो कुछ काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। हमने जो PIR सेंशन वाला जो एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने ये देखा था कि अगर मोशन है तो हमारा बजर बजना चाहिए, और मोशन अगर नहीं है तो बजर नहीं बजना चाहिए, ठीक है। हम इसी टास्क को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। तो हमारा जो हार्डवेयर होगा, जो प्रोग्रामिंग हार्डवेयर होगा, वो ऐसे काम करेगा कि भाई जो है हमारा जो प्रोग्रामिंग हार्डवेयर है वो ऐसे काम करेगा कि भाई हम उसको कुछ बताना चाह रहे हैं और वो कर रहा है, तो उसमें उसको PIR मोशन सेंसर से इंफॉर्मेशन लेनी है, उससे पूछना है कि क्या कोई मोशन है। अगर मोशन है तो उसको विजर देना। बिल्कुल सिंपल सा काम मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट, आगे हम और भी इसको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होगा, मैं प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म बार बार इसलिए भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते हैं। आप कंप्यूटर भी कहीं बहुत ज्यादा हैवी एप्लीकेशन में पूरा कंप्यूटर यूज किया जा सकता है, मोबाइल फोन को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप एम्बेडेड हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं, आप PLC भी यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन ऑप्शन जो हम यूज करेंगे वो यही होगा, प्रोग्रामिंग हार्डवेयर, जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम तो इसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम PIR मोशन सेंसर से पूछेंगे कि मोशन है या नहीं, और हम अपनी मोटर को, अपने बजर को ऑन या ऑफ करेंगे। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो PIR मोशन सेंसर हमें एक डिजिटल सेंसर है। तो डिजिटल सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो या तो ऑन और ऑफ, ये दो ही इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ऑन ऑफ में जो डिजिटल सेंसर है वो या तो 1 देगा या तो 0 देगा। सिमिलरली मुझे अगर बजर को सिर्फ ऑन ऑफ करना है, तो ऑन ऑफ करने के लिए मुझे उसको 1 या 0 देना पड़ेगा। अगर मैं 1 देता हूं तो ऑन होगा, अगर मैं 0 देता हूं तो ऑफ होगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो अगर हम इसको एक प्रोग्राम की तरह देखें, तो प्रोग्राम क्या हुआ, इफ PIR इज 1, बजर 1, एल्स बजर 0। फिर से हम समझते हैं, इफ PIR इज 1, बजर 1, एल्स बजर 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया जो चेक करता है कि PIR सेंसर में क्या आ रहा है, PIR सेंसर हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है या 0 दे रहा है। अगर 1 दे रहा है तो हम बजर को 1 कर दे रहे हैं। अगर हमें ऐसा नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, हमें अब 0 चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 नहीं होगा तो 0 ही होगा, क्योंकि डिजिटल इनपुट है, उससे ज्यादा कोई वैल्यू हो नहीं सकती। तो अगर PIR सेंसर 1 है तो हम बजर को 1 करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, एल्स जिसको हम कहते हैं, तो हम बजर को ऑफ रखेंगे। तो आप देखिए, ये एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी है जिसमें हम अपने हार्डवेयर को समझा रहे हैं कि उसको क्या करना है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें सबको समझ आई। ओके, नाउ अब ये इतना भी सिंपल नहीं, जो कहानी से मैंने आपको सुनाया, ये कहानी हम अपने हार्डवेयर को नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? से अब आप जैसे घर से, मान लीजिए आप घर पे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, आप कॉलेज से आएंगे, जैसे घर में आप एंटर करेंगे, आप एक शब्द बोलेंगे, खाना, ठीक है। आपने बोल दिया खाना। तो जैसे ही आपने बोला खाना, मम्मी को पता है मेरे बेटे को या बेटी को क्या पसंद है, वो थाली में सारी चीजें आपकी लेके आ जाएगी, ठीक है। आपके मनपसंद रोटी चावल जो भी है, मम्मी को सब चीज पता है, और वो आपके टेबल पे आपको सारे थाली में परोस को दे देगी। आपको आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा जो कहानी मैंने सुनी, इसमें क्या समझने की जरूरत है कि जब आप इंसानों से बात करते हो, जब आप इंसानों से बात करते हो, तो इंसान को पहले से बहुत सारी चीजें पता होती हैं, इसलिए आपको उसको बहुत डिटेल से नहीं बताना पड़ता, ठीक है। आपने सिर्फ एक शब्द कहा मम्मी को, खाना, और मम्मी बाकी सारी चीजें समझ गई, उन्होंने सारी चीजें आपको दे दी, टेबल पे परोस दी। लेकिन अगर यही चीज अगर आप हार्डवेयर को बोलोगे, कंप्यूटर को बोलोगे, तो उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको हार्डवेयर को क्या बोलना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर को बोलना पड़ेगा, मम्मी मैं घर आ गया हूं, मुझे भूख लगी है,
मुझे टेबल पे थाली में दाल चावल सब्जी रोटी चटनी अचार जो आपके फेवरेट है वो सारी चीजें एक थाली में परोस के मुझे टेबल पे उस चेयर पे जाके दे दो। ठीक है, तो आपने देखा कि वो जो सिंपल सा खाने वाला जो स्टेटमेंट है वो कितना लंबा हो गया। ठीक है, तो यही सबसे कॉमन गलती होती है प्रोग्रामिंग में, जो इससे लोग डरते हैं वो ये है कि जब आप हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हार्डवेयर के लिए जब आप इन प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको एक प्रोग्राम लिख के देते हैं तो आप उसको इंसान समझते हैं। वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। इवन कई सवाल जो आप पूछते हैं कि सर कोई ऐसा सेंसर आता है क्या जो बेसिकली एक्स एक्स वाई वाई जेड काम कर सकता है। ठीक है, ये जो सवाल है आप गूगल से पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसा सेंसर आ रहा है। गूगल में आप ये सारी चीजें खुद सर्च कर सकते हैं, गूगल आपको इतने सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि सर मैंने टेम्परेचर सेंसर नेट पे देखा था, वो कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, आप इसको और डिटेल से बताएंगे क्या। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि पहले में आप मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, सारी मेहनत आप टीचर से करवा रहे हो। ठीक है, दूसरे में आपने कुछ मेहनत की, कहीं आप फंसे हैं और टीचर से आप हेल्प ले रहे हो। ठीक है, तो इसी अप्रोच को हमें फॉलो करना होता है। इसी तरीके से हार्डवेयर में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं आपको हर एक चीज अच्छे से बतानी है। आपको ये समझना है कि हार्डवेयर एक छोटे बच्चे की तरह है, छोटा बच्चा भी नहीं है, इनफैक्ट छोटे बच्चे भी आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया, मोबाइल फोन में सारी चीज चलाता है जो आप नहीं चलाते हो। ठीक है, तो आपका हार्डवेयर स्मार्ट नहीं है, ये आप समझिए। हार्डवेयर बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। जो स्मार्ट है हार्डवेयर में वो उसका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो उसको स्मार्ट बनाता है, और सॉफ्टवेयर भी किसने लिखा है, इंसानों ने लिखा। तो जब आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको एक एक चीज सही बतानी है, आप छोटी से छोटी गलती नहीं कर सकते। अगर आपको राइट कोई एक अभी आप प्रोग्रामिंग देखेंगे, डिजिटल राइट करके एक फंक्शन है, उस राइट में कैपिटल डब्ल्यू की जगह स्मॉल डब्ल्यू अगर आपने कर दिया तो आपका हार्डवेयर एरर दे देगा। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो आपका हार्डवेयर एरर दे देगा। अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया, करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका हार्डवेयर एरर दे देगा। अगर स्मॉल इफ जो हमने यूज किया है उसकी जगह आपने अगर कैपिटल इफ यूज कर लिया तो आपका हार्डवेयर एरर दे देगा। ठीक है, तो आपकी ज्यादातर मेहनत प्रोग्राम बनाने में नहीं यूज होगी, आपकी ज्यादातर मेहनत उसके सिंटेक्स को करेक्ट करने में यूज होगी। चूंकि हम सिंटेक्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है। राइट, तो इस ओवरव्यू के साथ अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप प्रोग्राम से बिल्कुल नहीं डरें, आप प्रोग्रामिंग बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बातचीत करना है, आपको समझ में आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हार्डवेयर को हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ती है। अभी जो मैंने आपका खाना वाला एग्जांपल लिया, सिर्फ एक चीज लेके वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। जैसे कि आपने सिंपल बोल दिया हार्डवेयर में कि मैं एक टाइप करूं कि मुझे मोटर आप 50 आरपीएम पे चला के दो। आपने हार्डवेयर में लिखा कि हार्डवेयर प्लीज जो मोटर है 50 आरपीएम पे आप चला के दो। हार्डवेयर इसको कुछ नहीं समझ सकता क्योंकि हार्डवेयर इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपको हार्डवेयर को बोलना पड़ेगा कि हार्डवेयर प्लीज पुट द पीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट, जो हम आगे देखेंगे, पीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट को आप 50 पे सेट करें सो दैट जो आपका आरपीएम है वो भी 50 है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है और उसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना पड़ता है। राइट, तो इसी फोकस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम प्रोग्रामिंग के बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं लेंगे, हम इसको नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम में बेसिकली दो तीन चीजें ही होती हैं। एक, आपको ये समझना होता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है, कोई मैथमेटिक्स करने के लिए। तो वेरिएबल्स तीन टाइप के होते हैं, एक आपका इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, एक आपका फ्लोट वेरिएबल हो सकता है, और एक आपका कैरेक्टर वेरिएबल्स हो सकता है। तो इंटीजर वेरिएबल का मतलब आपके नंबर्स होते हैं, फ्लोट वेरिएबल का मतलब आपका होता है डेसिमल वैल्यू, और कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी आपका टेक्स्ट कैरेक्टर जो आप यूज कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें चीज होती है वो होता है फंक्शंस। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे और बार बार किसी प्रोग्राम को रिपीट करेंगे तो इससे अच्छा है कि उसका एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम बना दें, उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं, और फंक्शन का कुछ इनपुट होता है और उसका कोई आउटपुट हमें मिलता है। रियल में अगर आपको एग्जांपल देखें, प्रोग्रामिंग से नहीं कह रहा हूं, रियल में अगर अपन फंक्शन का कोई एग्जांपल देखें तो साइन फंक्शन अपन ले सकते हैं, जो आप कैलकुलेटर में जैसे यूज करते हैं। तो साइन में आप डिग्री बताते हैं, वो आपको उसकी साइन वैल्यू बता देता है। ऐसे ही हमारा फंक्शन हमारे इसके अंदर होते हैं, जिसका कोई इनपुट हो सकता है, कोई आउटपुट हो सकता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में होते हैं फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक के बाद एक चलता है। तो कई बार हम पूरा हर प्रोग्राम सीधा सीधा नहीं चला सकते, किसी कंडीशन के बेस पे हो सकता है।
तो फ्लो कंट्रोल दो तरीके के होते हैं, एक इफ एल्स जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, अगर नहीं है तो वैसा करो एंड सो ऑन। दूसरा है लूप्स। लूप्स का मतलब होता है किसी चीज को हमें बार बार करना है, एक टास्क को हमें बार बार करना है, एक ही चीज को हमें थोड़े से वेरिएशंस के साथ बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो उसको हम लूप कहते हैं। तो लूप हमारे होता है। तो इन सब बेसिक चीजों के अलावा आपको बस सिंटेक्स समझना होता है। अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर किसी और में है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये बेसिक बेसिक सिंटेक्स जो है, इतना भी अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, और ये समझने की बहुत ही सिंपल तरीका, आप बार बार प्रैक्टिस करें। आप एक बार सेशन अटेंड करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। आप प्रोग्रामिंग को एक डिफिकल्ट फील्ड न मानते हुए प्रोग्रामिंग को आप ऐसा माने कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप अपने हार्डवेयर से बातचीत कर रहे हो। तो जब आप किसी से बातचीत करते हो, जब आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत करते हो तो आपको नहीं पता होता है कि वो आपके हर एक स्टेटमेंट पे कैसे रिप्लाई करेगा, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड या घर वालों से बातचीत करते हो तो आपको पता होता है कि वो कैसे इंटरेक्ट करेगा आपसे। तो इसी तरीके से आप हार्डवेयर पे अगर आप बार बार काम करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हार्डवेयर के साथ बातचीत कैसे करनी है, ठीक है। आई होप, तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग के लिए वो ऑर्डिनो यूज करेंगे। तो हो सकता है काफी लोग ऑर्डिनो के बारे में पहली बार सुन रहे हो यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो मेन प्रोग्रामिंग होती है मेकाट्रॉनिक्स में, ज्यादातर प्रोग्रामिंग, मतलब अगर हम 90% भी बोलें तो भी गलत नहीं होगा, 90% प्रोग्रामिंग जो होती है वो माइक्रो कंट्रोलर में होती है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है जिसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर अपन सिंपल टर्म में बात करें तो एक पूरे कंप्यूटर को अगर आप एक आईसी पर डाल दो, छोटा कर दो, तो वो माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। ऑब्वियसली पूरा कंप्यूटर अगर आप छोटे से आईसी पे डाल सकते हैं तो आप इतने बड़े बड़े कंप्यूटर या लैपटॉप यूज नहीं कर रहे होते। तो अगर आप इतने बड़े कंप्यूटर के छोटी आईसी पे डाल देते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है, फीचर कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। तो इनिशियली मैंने फर्स्ट सेशन में एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें इस वीडियो में बताया गया था कि एक स्मार्ट कार में 40 से 50 से ज्यादा छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। तो छोटे छोटे कंप्यूटर का मतलब वो माइक्रो कंट्रोलर कह रहे थे। आपके एरोप्लेन में कई हजार, 2-3 हजार से के बराबर छोटे छोटे कंट्रोलर होते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो मेन जो प्रोग्रामिंग आप करते हैं माइक्रो कंट्रोलर में करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग है उसके साथ दिक्कत ये होती है कि उसमें आपको कई सारी चीजें का ज्ञान होना जरूरी है। पहले तो माइक्रो कंट्रोलर किस टाइप का है, किस कंपनी का है, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो है माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग हर माइक्रो कंट्रोलर की अलग होती है। फिर आपको सर्किट डिजाइनिंग के स्किल्स पता होने चाहिए, फिर आपको पीसीबी डिजाइनिंग के स्किल्स पता होंगे। ये सारी स्किल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन सीएसआईटी के बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी इसमें या पीपल को भी इसमें काफी दिक्कत आती है। तो इस वजह से जो है काफी लोग इस फील्ड में अच्छे से एंटर नहीं कर पा रहे थे। ऑर्डिनो ने इस प्रॉब्लम को समझा और ऑर्डिनो ने बोला क्यों ना हम रेडीमेड बोर्ड बनाएं जिसमें आपको कोई प्रोग्राम, इसमें आपको प्रोग्रामिंग छोड़ के कोई हार्डवेयर का काम ना करना पड़े, ना आपको पीसीबी डिजाइन करना पड़े, ना आपको सर्किट डिजाइन करना पड़े। और अलग अलग सेंसर्स भी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो इजी प्लग एंड प्ले ऑप्शन जैसा आप आराम से ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर उसको लगा लें और आप अलग अलग फीचर्स को यूज कर सके। तो उस अलग अलग फीचर को हम कहते हैं शील्ड, ठीक है। तो ऑर्डिनो बोर्ड ने हमारा क्या काम आसान किया? ऑर्डिनो बोर्ड ने हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपल्शन था पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना काफी जरूरी था, उसको मिनिमम कर दिया। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स सीख के अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ऑर्डिनो को हम बड़े काफी सारे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, राइट। तो देख लेते हैं ऑर्डिनो क्या है। तो अगेन मैं यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ऑर्डिनो अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ऑर्डिनो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जो है ये
बहुत सारे बोर्ड्स में आता है, इसका एक सिंगल बोर्ड नहीं होता। ऑर्डिनो का मतलब एक बोर्ड नहीं है, बहुत अलग अलग बोर्ड यूज कर सकते हैं, बट उसकी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म सेम है, ठीक है। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं, उस चॉइसेस में से ये चॉइस काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छा है और पॉपुलर भी है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। और अगर अगर मेकाट्रॉनिक्स की बात की जाए तो आपके अच्छे अच्छे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी सिर्फ ऑर्डिनो से हो जाएंगे, आपको और हायर लेवल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑर्डिनो इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी टू यूज प्रोग्रामेबल बोर्ड फॉर क्रिएटिंग योर ओन प्रोजेक्ट। ये काफी पॉपुलर और इजी टू यूज प्रोग्रामेबल बोर्ड है जिसपे आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंपल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, अ फ्री सोर्स कोड एडिटर विद एन इजी वन क्लिक कंपाइल अपलोड फीचर। तो इसके साथ खास बात है, इसका हार्डवेयर काफी सिंपल है, रेडीमेड बना हुआ होता है, तो आपको बनाना नहीं पड़ता। प्लस इसका अच्छा, ऑर्डिनो के पॉपुलर होने का रीजन ये भी है कि ये ओपन सोर्स है, इसके सारा चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इवन आप अपना ऑर्डिनो बोर्ड, ऑर्डिनो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर के पूरा सोर्स कोड दिया आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। पर ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं है, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, आपको काफी सर्किट डिटेल होनी चाहिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन ये ओपन सोर्स है, इस वजह से दुनिया भर के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और इसको और बेटर बनाने की कोशिश की। तो इसका एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, जो C++ लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। और लेकिन एग्जैक्टली C या C++ लैंग्वेज जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा इजी है, तो हमें काम करने में आसानी होती है। और उस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करके आप अलग अलग बोर्ड पे एक ही प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से काम करते हो। तो जो माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ प्रॉब्लम थी कि आपको अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग प्रोग्राम करने पड़ेंगे, वो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है ऑर्डिनो में। अगर आप बेसिक स्पेशली जैसे स्टेप्स में इस सेशन में आपसे कवर कराऊंगा, स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऑर्डिनो के साथ एक स्टार्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। एक्सपर्ट लेवल पे आपको जाने के लिए अगेन बहुत सारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आपको नेट पे ऑर्डिनो पे बहुत अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे। इस सेशन से आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टार्ट दे दूंगा, ताकि इंटरनेट पे अवेलेबल बहुत सारे मटेरियल भी अगर आप अच्छे से ध्यान से जाएंगे तो आप उसको सीख सकते हैं। अगर ऑर्डिनो बोर्ड को और बेटर बनाना हो तो इसकी शील्ड्स आती हैं। तो शील्ड इज लाइक ऑर्डिनो बोर्ड पे आप उसको माउंट करते हैं और माउंट करने के बाद उसमें अलग अलग फीचर्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्डिनो को यूज कर सकते हो। और ऑर्डिनो का सबसे पॉपुलर जो बोर्ड है, इनफैक्ट जो पहला बोर्ड जो है वो ऑर्डिनो उनो है। उनो को इटालियन लैंग्वेज में, इटली में ऑर्डिनो को डेवलप किया गया था। इटालियन लैंग्वेज में ऑर्डिनो जो है उसको उनो जो है उसको हम वन कहते हैं। ऑर्डिनो का भी नाम एक ऐसे ही बड़ा रैंडम सा है। वो किसी एक रेस्टोरेंट या पब में जाते थे जहाँ पे वो बार बार वहाँ पे इसी चीज का फिर काम करते थे, तो उसका नाम, उसका बहुत लंबा चौड़ा नाम था उस रेस्टोरेंट का, तो उसमें से ऑर्डिनो नाम उन्होंने सिलेक्ट करके ऑर्डिनो उनो बना दिया, राइट। तो अलम खान प्रोफेसर, ऑर्डिनो रास्पबेरी पाई सेम है अलग अलग? ऑर्डिनो और रास्पबेरी पाई डेफिनेटली अलग अलग हैं, दोनों जो है वो बिल्कुल ही अलग हैं, दोनों एक जैसे नहीं है। ऑर्डिनो काफी सिंपल है और C++ लैंग्वेज बेस्ड है, बट इसमें फीचर्स भी लिमिटेड है। और जो रास्पबेरी पाई है वो काफी एडवांस है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है वो डिफिकल्ट है, और वो जो है बेसिकली पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है, राइट। तो वो दोनों डेफिनेटली सेम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनो उनो जो बोर्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें जो है आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसकी ये बेस पीसीबी है, जिस पीसीबी से हम इसके फीचर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका यूएसबी कनेक्टर है, ये आपका बेसिकली पावर सप्लाई है। अगर आप यूएसबी नहीं चला रहे तो यहाँ से पावर सप्लाई दे सकते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो एक ऑर्डिनो उनो में जो है 14 डिजिटल पिन होती हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 30, और 6 एनालॉग पिन होती है, A0 A1 A2 अप टू A5, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो ऑर्डिनो में 14 डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं। तो जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया जिसमें जो है क्या कहते हैं, हमने देखा था कि किस तरीके से PIR सेंसर से हम पूछ रहे हैं इफ PIR इज इक्वल टू 1। तो PIR मतलब PIR इज अ सेंसर, इट्स अ इनपुट, इट्स अ डिजिटल इनपुट। तो ये चीजें हमें बस समझनी है कि एक सेंसर को ऑर्डिनो कैसे रीड करेगा। ऑर्डिनो को नहीं समझ में आता सेंसर क्या है, उसके लिए वो सिर्फ एक इनपुट है, और वो किस टाइप का इनपुट है, डिजिटल इनपुट। तो हमारे पास ऑर्डिनो में 14 डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप टोटल 14 डिजिटल इनपुट्स
अपने ऑर्डिनो में यूज कर सकते हैं, या 14 डिजिटल सेंसर आप यूज कर सकते हैं। आप अगर आउटपुट भी देना चाह रहे हैं तो दोनों का मिक्सचर अगर आप करते हैं तो टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट आप यूज कर सकते हैं। इसमें 6 एनालॉग इनपुट्स हैं। तो जो हमने वोल्टेज मेजर किया था अलग अलग थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर का, टेम्परेचर सेंसर का और गैस सेंसर का, जो वोल्टेज हमने मेजर किए थे, वो वोल्टेज अगर मुझे प्रोग्रामिंग से रीड करना है तो हमें एनालॉग इनपुट यूज करना पड़ता है। तो एनालॉग इनपुट जो है 6 है इसके अंदर, मतलब मैक्सिमम आप 6 इस टाइप के सेंसर लगा सकते हैं। अगर आपके एनालॉग इनपुट कम है, डिजिटल ज्यादा है, तो आप इस एनालॉग इनपुट को डिजिटल इनपुट आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें 6 पीडब्ल्यूएम आउटपुट्स होते हैं, जो हम आगे देखेंगे क्या है। यूआर्ट होता है जो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स। तो केशव कुमार पूछ रहे हैं सर, वी कैन डिजाइन ऑल प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनो। अगेन देखो केशव कुमार, ये जो ऑल टर्म जो है ये बड़ा ही मुश्किल है, मतलब बड़ा ही ट्रिकी है। ऑल का मतलब दुनिया में हर चीज, तो दुनिया में हर चीज तो ऑब्वियसली ऑर्डिनो नहीं कर सकता। तो आप ये ऑल शब्द यूज करना बंद कर दें। हाँ, मेजर ज्यादा, जहां तक स्टूडेंट लेवल की बात है, अब आप स्टूडेंट लेवल पे हैं या इवन आप इंडस्ट्रियल लेवल पे हैं, तो आपका जो एरिया है उस एरिया में ऑर्डिनो ज्यादातर काम कर पाएगा, लेकिन ऑल कहना गलत होगा। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये इसका जो है ये अलग अलग सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। 0 से जो 13th पिन है आपकी, ये डिजिटल पिन है, ठीक है। तो डिजिटल पिन होने की वजह से जो है आप इसमें कोई भी डिजिटल इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। ये आपका एनालॉग पिन है। यहाँ पे आपको पावर सप्लाई अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ से पावर सप्लाई ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से चला रहे हैं तो आप यूएसबी से कनेक्ट करेंगे और यूएसबी से इसको पावर करेंगे। रियल जो ऑर्डिनो है उसको आप कंप्यूटर से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप प्रोग्राम करते हैं। जब आप इसको रोबोट और अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करेंगे जहां पे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होगा, तब आप इसको पावर अप करने के लिए आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई ये यूज कर सकते हैं। इसमें 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपने बोर्ड को रिसेट करना चाह रहे हैं तो आप रिसेट बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो रिसेट हो जाएगा। डिजिटल पिन के अलावा हमें ग्राउंड पिन भी यहाँ पे अवेलेबल है, और ये आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो ओम शरण, आई थिंक मेरी वॉइस बाकी लोगों को क्लियर है। आप अपने आपके साइड में नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आपका जो ऑर्डिनो का जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें इस टाइप से जो है आपका एक विंडो होती है जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो ये एग्जैक्टली सी लैंग्वेज जैसी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज जैसी नहीं है। इसमें केवल 2 फंक्शन होते हैं, तो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम सिंपल वे में बात करते हैं। सेटअप और लूप, ये 2 फंक्शन इसमें है। इसमें सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है। वॉइड स्मॉल लेटर्स में होता है, उसका मतलब है कि इस फंक्शन का कोई आउटपुट नहीं है, सेटअप फंक्शन का नाम है। और स्मॉल ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका इनपुट कुछ नहीं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ना कोई इनपुट है ना आउटपुट है। फंक्शन मैंने बताया था सेट ऑफ प्रोग्राम। एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो है जिसको हम एक नाम दे दें उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। तो सेटअप फंक्शन में जो है हम बेसिकली वो प्रोग्राम लिखते हैं, सेटिंग्स वाले प्रोग्राम लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी जो पीआईआर सेंसर वाला एग्जांपल दिया, इसमें हम एक इनपुट और एक आउटपुट ले रहे हैं। जो इनपुट आउटपुट है वो डिजिटल इनपुट है और जो आउटपुट है वो भी डिजिटल है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है हम सेटअप में सेट करेंगे कि कौन से पिन को हमें डिजिटल इनपुट बनाना है और कौन से पिन को हमें डिजिटल आउटपुट बनाना है। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है कि इफ पीआईआर इज देयर बजर इज ऑन, इफ पीआईआर इज नॉट देयर बजर इज ऑफ, इस चीज को हम बार बार करते रहेंगे। तो लूप वाला जो प्रोग्राम है वो बार बार चलेगा और जो सेटअप वाला प्रोग्राम है वो सिर्फ एक बार चलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेटअप वाला प्रोग्राम जो है वो एक बार चलेगा स्टार्टअप पे, जैसे आप अपने ऑर्डिनो बोर्ड को पावर देंगे वो एक बार चलेगा। और जो प्रोग्राम जो बार बार चल रहा है वो यहाँ पे हम लूप में लिखेंगे। तो सिंस हमारा टाइम भी अप हो रहा है तो अभी मैं जो है इन सारे फंक्शंस को मैं भी नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करूंगा। हम क्विकली इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनो के अंदर होता है और फिर हम उसको टिंकरकैड के अंदर होता है, तो हम उसको आगे बढ़ते हैं। फिर हम कल इसको फिर से देखेंगे। तो मैं फटाफट आपके टिंकरकैड पे आ जाता हूँ। तो अगर आपको इसमें नया प्रोग्राम बनाना है तो आपको इस टिंकरकैड टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप बाय डिफॉल्ट अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाएंगे, मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आप नया सर्किट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जब कंपोनेंट्स में जाएंगे, बेसिक और ऑल में जाके आपको ऑर्डिनो सेलेक्ट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स फिर बार बार क्वेश्चन करेंगे। जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं
और कंपोनेंट्स में जा रहे हैं तो आपको ऑर्डिनो सिलेक्ट करना है, राइट। ऑर्डिनो आपको सिलेक्ट करना है और ऑर्डिनो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ब्लिंक वाला एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ये ब्लिंक वाला जो एग्जांपल है वो आपको लेके आना है, ये ब्लिंक वाला एग्जांपल। तो ऑर्डिनो सिलेक्ट करके आपको ब्लिंक वाला एग्जांपल यहाँ लेके आना है। तो हम क्विकली इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। जैसे आप ऑर्डिनो लाएंगे तो आप देखिए कोड का टैब एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इस कोड को टैब को जब क्लिक करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप ऑर्डिनो अपने अंदर लाएंगे तो एक कोड का टैब आपको मिलेगा। कोड के टैब को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ब्लॉक लेवल पे प्रोग्रामिंग में आप करने में हेल्प करता है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन है, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक लेवल हम यूज करते हैं। आपके इंजीनियरिंग लेवल पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्लॉक लेवल पे जाएं, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे जाने से आप प्रोग्रामिंग के डिटेल्स को नहीं समझ पाते हैं। तो आप ब्लॉक्स को हटा दें और टेक्स्ट पे जाएं। तो आपसे एक कंटिन्यू ऑप्शन पूछेगा, ब्लॉक को हटा के जब आप टेक्स्ट पे जाएंगे तो कंटिन्यू ऑप्शन पूछेगा, तो आप कंटिन्यू ऑप्शन में जाएं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से एक प्रोग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं हो ये रहा है कि आपका जो पिन नंबर 13 है, पिन नंबर जो 13 है उसको हमने आउटपुट बनाया है और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एलईडी ग्लो करानी है। तो हमने सेटअप में सेटिंग करी पिन मोड फंक्शन की मदद से कि पिन नंबर 13 पे जो है हम आउटपुट दें, मतलब हम आउटपुट मोड में हमने उसको सेट करें। फिर लूप में हम बार बार एलईडी को कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो डिटेल राइट फंक्शन की मदद से हमने पिन नंबर 13 पे हाई दिया, 1 सेकंड तक वेट किया, फिर पिन नंबर 13 पे लो दिया और 1 सेकंड तक वेट किया, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसने पिन नंबर 13 को आउटपुट बनाया, फिर एलईडी को ऑन किया, 1 सेकंड तक वेट किया, एलईडी को ऑफ किया, 1 सेकंड तक वेट किया। तो हम इसका सिमुलेशन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जो एलईडी है हर 1 सेकंड में ऑन और ऑफ हो रही है। तो सभी लोगों को ये एक्सपेरिमेंट क्विकली करना है और आज हम यहीं पे फिर एंड करेंगे। कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रामिंग को प्रॉपर लेवल से हम कवर करेंगे कि प्रोग्रामिंग के साथ हम स्टार्ट कैसे करें, और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग भी हम या बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज में हम थोड़ा सा कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सभी लोग कर लें। आई एम वेटिंग फॉर 2-4 मिनट्स और आपके जो भी डाउट्स हैं आप चाहें तो चैट बॉक्स में यूज कर सकते हैं। सो अजय कुमार बोल रहे हैं सर, रिपीट कीजिए एक बार फिर से। तो अजय कुमार आप काफी बार रिपीट करवाते हो तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अगेन आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो है शुरू से अगर अपन जाएं तो स्टार्टिंग से जब आपका ये विंडो ओपन हुई आपको स्टार्ट यहाँ पे जो आपका टैब होता है उसमें आपको ऑर्डिनो सिलेक्ट करना है। ऑर्डिनो सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लिंक वाला एग्जांपल यहाँ पे लाना है। ब्लिंक वाला एग्जांपल यहाँ पे लाने के बाद आपको कोड में जाए, कोड पे आप क्लिक करेंगे। कोड पे आ जाने का जो टैब है इस टैब में आपको टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे पहले से एक प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है। सारे प्रोग्राम बने बनाए नहीं होते, सिर्फ इस प्रोग्राम में आपको रेडीली मिल रहा है। तो इसमें जो है उसके बाद जो है आप देख सकते हैं सेटअप में जो है आपका सेटअप में हमने पिन नंबर 13 को आउटपुट बनाया है। पिन नंबर 13 को आप आउटपुट बना रहे हैं पिन मोड फंक्शन से। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे। फिर तो सेटअप वाला जो प्रोग्राम है वो सेटिंग करता है। लूप वाला प्रोग्राम जो है, लूप वाला जो फंक्शन है वो बार बार रन करता है। तो यहाँ पे हमने पिन नंबर 13 को हमने हाई किया, फिर हमने 1 सेकंड तक यूज किया। तो डिले में 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकंड, क्योंकि डिले फंक्शन जो है वो मिली सेकंड में काम करता है। तो 1000 मिली सेकंड देंगे तो 1 सेकंड तक के लिए वो वेट करेगा। उसके बाद वो एलईडी को ऑफ करेगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा। तो एक इफेक्टिवली एलईडी 1 सेकंड के लिए ग्लो करेगी और यहाँ पे 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई और फिर स्टार्ट सिमुलेशन से आप इसको रन करके देख सकते हैं। ग्रेट। अंशुल राज कैन वी पूछ रहे हैं कैन वी एंटर अवर कोड एंड डू सिमुलेशन? डेफिनेटली वही मेरा मेन फोकस है कि अपन प्रोग्राम बनाएंगे और उसको करेंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन कल से करेंगे। आज टाइम अप हो गया है, 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आई प्रेफर कि हम टाइम से सारी चीजें करें, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। तो कल फ्रेश सेशन में हम इस चीज को करेंगे। आप प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे इस सेशन के अंदर।
और अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग। So yes sir, are we done for today? यस सर, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाया। Are we done for today, sir? Yes sir, we are done for today sir. Yes. Okay, so I request all the participants, if anyone has any query, then please ask in chat box, or you can also unmute your mic and to ask to our expert. Okay. तो भरत, अगेन आपने सेम सवाल पूछा और गलत वर्ड यूज किया, वो है ऑल। हम ऑल, नितेश आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सो हम ऑब्वियसली सारे सर्किट जो है टिंकर कैड में ऑर्डिनो के नहीं कर सकते। ऑर्डिनो जो है उसमें जो टिंकर कैड में जो ऑर्डिनो है उसमें कुछ लिमिटेड लाइब्रेरीज दी हुई हैं। उस लिमिटेड लाइब्रेरीज को आप यूज कर सकते हो, सारी लाइब्रेरीज को आप यूज नहीं कर सकते। तो बट फिर भी आप अच्छे सिमुलेशंस कर पाएंगे। अंकित कुमार, सी और एम्बेडेड सी में जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट सी ही एम्बेडेड सी है, बट एम्बेडेड सी में एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो भी कोर सी का ही पार्ट है। तो एम्बेडेड सी की प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल कोर सी से अलग है, इसलिए इसके दो अलग अलग नाम है। अदरवाइज मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपकी सी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है तो एम्बेडेड सी आप बहुत इजीली कर लेंगे। Thank you so much, Vivek Singh. If there are any other question, please type in the chat box. I think no one has any questions, sir. So I think we need to end our session here. Sure, sir. Sir, we can close for today. If you allow us. Okay, okay, sir. So I request all the participants to please come on the time on the next day on sharp 10:30 AM. And thank you for being here. And thank you so much, sir, for the wonderful session. It is really very good, informative, and was really amazing to come across this platform, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So we'll see you tomorrow. And have a nice day to all the participants. I'm going to end the session here. Okay, sir. Have a nice day, sir. Same to you, sir. Thank you.